हेलो एवरीवन। देखो आज हम एक्यूफर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है, चाहे आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर एसआरएफ की कर रहे हो, एआरएस की कर रहे हो, एआरएस में प्री की, राइट, एआरएस में प्री की, और जो मेन के आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं उनकी, इसमें सबका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जब भी पेपर बनेगा तो वो दो चीज़ों में बन सकता है, या तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट बेस्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव बेस में आपके दो चीज़ें, एक तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट बेस, इसमें हम दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हम जो है इसकी थ्योरी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो एक्यूफर को मैंने तीन पार्ट में, थोड़ा जो पूरा ग्राउंड वाटर जो है, तीन पार्ट में हमने क्लासीफाई करा है। पहले आपका एक्यूफर हो जाएगा, फिर आपका एक्यूफर में जो साइंटिस्ट वगैरह ने काम किया है फिर वो आ जाएगा, और थर्ड में आपके वेल्स वगैरह आ जाएंगे। तो इसमें काम करा है हमारे, कैसे चलेगा कोर्स, कैसे चलेगा। आप एक्यूफर की वीडियो देखोगे, फिर हम उसके एक्यूफर के जितने भी इसके क्वेश्चन आ रखे हैं, लाइक जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर है, कंपाइल करा गया, आईसीआर वगैरह के पेपर है, और जो स्टेट पीसीसी पेपर होते हैं कंपाइल करा है। फिर उसी क्वेश्चन को आप पहले देख लो वीडियो में कि क्या क्या आंसर है, फिर उसको आपको टेस्ट भी देना है। तो इस तरीके से आपका चलेगा हर एक वीडियो का। तो आप सबसे पहले वीडियो देखो, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करो प्रीवियस ईयर के, फिर उन्हीं क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में दे दो, तो आपको पता लगेगा कि आपका कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। तो हम एक्यूफर जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखो, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा मैं साथ साथ बता के चलूंगा। नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं, नोट्स आपको दो मिल भी आएंगे, बट आप यहीं से बनाओ अपने हाथ से, है ना। अब देखो सबसे पहले आता है कि सब सरफेस वाटर क्या है और ग्राउंड वाटर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो अगर आपका एक ग्राउंड सरफेस है, राइट, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से नीचे का वाटर हमारा सब सरफेस होता है। इट्स वेरी इजी डेफिनेशन, द वाटर अवेलेबल बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे का कोई भी वाटर होगा वो सब सरफेस होगा। क्या होगा सर? सब सरफेस है, ये भी सब सरफेस है, मैं यहाँ पहुंच जाऊँ ये भी सब सरफेस है, मैं यहाँ पहुंच जाऊँ ये भी सब सरफेस है। फिर ग्राउंड सरफेस से नीचे चले जाओ, हर जगह आपको सब सरफेस वाटर मिल रहा है। लेकिन ग्राउंड वाटर क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं पोर्स। क्या मिलते हैं? तो पोर्स क्या होता है? दो सॉइल पार्टिकल के बीच का खाली स्थान, वॉइड जिसको बोलते हैं, वॉइड, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान समझो आप। क्या होता है सर ये? इट्स एम्प्टी स्पेस और खाली स्थान, ठीक है। आप यहाँ पे जा रहे हो ग्राउंड सरफेस के, ये अब इसके यहाँ पे सॉइल पार्टिकल मिल रहे हैं, ये आपके वॉइड्स वगैरह बने हुए हैं। अगर ये वॉइड्स पार्शली फिल्ड विद वाटर भी हो सकते हैं भाई। ये वॉइड के बीच, वॉइड किससे भरे होंगे? या तो वाटर से या फिर एयर से। इनके बीच में दो ही जगह आ सकती है। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें दो ही चीज आ सकती है, या तो पानी या फिर हवा, वाटर या एयर। अगर ये एयर से, जरा ध्यान से देखना सर, ये ग्राउंड सरफेस है, इसके नीचे का सारा वाटर जो होता है आपका सब सरफेस वाटर होता है। अब मैं ग्राउंड वाटर क्या कर रहा हूँ, जैसे ही आप इस ग्राउंड सरफेस से नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो गए, आपको जो वॉइड स्पेस मिलेंगे उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं। या तो वो पार्शियली फिल्ड विद वाटर होते हैं, पार्शियली फिल्ड विद वाटर, या फिर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर होते हैं। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो जो भी वॉइड स्पेस होंगे ना, पूरा पानी भरा होगा। यहाँ पे आधा पानी भरा होता है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो सब सरफेस वाटर तो आपका होता है ग्राउंड सरफेस के नीचे जो भी वाटर अवेलेबल होगा। ग्राउंड वाटर क्या होता है सर? ग्राउंड सरफेस से जब आप डेप्थ में जा रहे हो तो जो भी आपका सैचुरेशन जोन में वाटर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे दो जोन हो गए, एक तो एरेशन, जोन ऑफ एरेशन, एक जोन ऑफ एचुरेशन। सैचुरेशन जोन कौन सा है? जो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो आपका ये सरफेस जोन होता है। तो जैसे ही जमीन से नीचे आते हो तो आपको दो जोन मिलते हैं, जोन ऑफ एरेशन, ये आपका पूरा जोन ऑफ एरेशन है। इसको हम तीन पार्ट में सब कैटेगराइज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और जोन ऑफ एचुरेशन, एरेशन का मतलब क्या हुआ? जोन ऑफ एरेशन का मतलब क्या है सर? ये ग्राउंड सरफेस के आस में है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? वॉइड स्पेस आपके कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, कुछ जगह पानी होगा बस, पार्शियली फिल्ड विद वाटर। जोन ऑफ सैचुरेशन में क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है। इसमें कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इसमें पार्शियली फिल्ड होते हैं। क्या? पोर्स जो होंगे, राइट, पोर्स इसमें पार्शियली फिल्ड होंगे और इसमें कंप्लीटली फिल्ड होंगे, है ना। पानी से पूरे भरे हुए होंगे तो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो आपकी ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन क्या हो गई सर? यहाँ पर सैचुरेशन जोन में जो वाटर अवेलेबल होगा, ग्राउंड के डेप्थ के नीचे जाओ, जो भी आपका सैचुरेशन जोन में वाटर अवेलेबल है वो आपका ग्राउंड वाटर है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ये आपकी वाटर टेबल होती है, ये वाली।
क्या होती है? वाटर टेबल। तो वाटर टेबल कहाँ मिलती है? जोन ऑफ सैचुरेशन का अपर जोन, क्योंकि इसके दो जोन हो गए राइट, ये वाली लेयर अपर लेयर ऑफ द जोन ऑफ द सैचुरेशन इज नोन एज अ वाटर टेबल। तो ये भी पूछा था कि वाटर टेबल क्या होती है। तो आपको डायग्राम यहाँ पे रखना, सर ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे मुझे जोन ऑफ एरेशन मिलेगा, जिट इज जोन ऑफ एरेशन, फिर यहाँ पे मेरा जोन ऑफ एचुरेशन आएगा, ये मेरी वाटर टेबल हो गई। यहाँ पे मेरा ग्राउंड वाटर मिलेगा, ये भी सरफेस वाटर है मेरे लिए, ये भी सरफेस वाटर है, लेकिन जनरली सरफेस वाटर को इससे दिखाते हैं। अब जोन ऑफ एरेशन को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ये आपका होता है SIC, सिक, बीमार, बीमार याद कर सकते ना, सिक, तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। इसको बोलते हैं सोयल वाटर जोन, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट जोन, इसको बोला जाता है एपिलरी जोन। ये तीनों आपके होते हैं जोन ऑफ एरेशन के पार्ट। जोन ऑफ एरेशन की डेफिनेशन क्या है? वॉइड आपके पार्शियली फिल्ड होंगे, पार्शियली, और ये कंप्लीटली फिल्ड होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जोन ऑफ एरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सर ये ग्राउंड सरफेस था, इसके हमें यहाँ पर जोन ऑफ एरेशन मिला, दैट इज जोन ऑफ एरेशन, और नीचे आएंगे तो हमें जोन ऑफ सैचुरेशन मिलेगा, यहाँ पे हमारी वाटर टेबल होगी, और यहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है, यहाँ पे हमें सरफेस वाटर मिलता है। सिंपल डेफिनेशन है। जोन ऑफ एरेशन क्या है? पोर स्पेसेस पार्शियली फिल्ड विद वाटर, पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होंगे। सैचुरेशन समझ रहे हो? जो भी सोल के बीच में यहाँ पे खाली स्थान है, दैट इज एम्प्टी स्पेस, इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे कंप्लीटली है, पार्शियली थोड़ी हवा आ गई, थोड़ा पानी आ गया, घूम रहा है आराम से, क्या है इसमें? इसको अनसैचुरेटेड जोन ही बोलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये सैचुरेटेड जोन है तो इसको एरेशन जोन बोल लो। एरेशन का मतलब है कि यहाँ पे एयर भी है, पानी के साथ साथ एयर भी है। यहाँ पे सिर्फ पानी है, जो सोयल के बीच के जो खाली स्थान है वो सिर्फ पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे पानी और एयर के साथ दोनों से भरा हुआ है। एरेशन को इसलिए हम नॉन सैचुरेशन जोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नॉन सैचुरेशन जोन, ठीक है। अच्छा, इट्स नियर टू ग्राउंड सरफेस, ये पूछा जाता है इन दोनों जोन में सर ग्राउंड सरफेस के पास कौन सा एरेशन होगा? दिख रहा है ऊपर भाई, सबसे पहले तो आपको एरेशन जोन मिला, तो पास कौन सा हो गया? ये हो गया एरेशन जोन। सर कहाँ मिलता है? सर ये ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में मिलता है। वाटर टेबल क्या है? ध्यान रखो, वाटर टेबल कहाँ पर है? सर ये ग्राउंड सरफेस है, अगर ये जोन ऑफ एरेशन है और फिर ये जोन ऑफ एचुरेशन है, सैचुरेशन जोन की अपर लेयर ही मेरी वाटर टेबल होती है। यहाँ पे आपको, यहाँ से ना पूरा वाटर टेबल, यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है, इसलिए जो पोर स्पेस है पूरे फिल्ड है वाटर से, तो यहाँ पे आपका वाटर तो पूरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका एरेशन मिल रहा है, यहाँ पे पार्शियली फिल्ड है वाटर, तो यहाँ पे आपकी वाटर टेबल मिलती है। तो जोन ऑफ एरेशन किसके बीच में हो गया? ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में। ये सब फैक्ट बनते हैं पेपर में, ये एडिटिव्स आते हैं जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जोन ऑफ सैचुरेशन हो गया कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अच्छा, जोन ऑफ सैचुरेशन का एक फैक्ट ये बनता है कि अपर सरफेस से क्या बनाती है? द अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज द वाटर टेबल। ये आपको ध्यान रखना है, ये रहा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, ये आपका ये था ग्राउंड सरफेस था, ये आपका जोन ऑफ एरेशन था, ये जोन ऑफ एचुरेशन था। सैचुरेशन में आपका ग्राउंड वाटर होता है। अब ग्राउंड वाटर जो आपका आएगा, जिसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर आता कैसे है भाई, यहाँ पे पहुंच कैसे रहा है? अगर आप खुद सोचो, पहली बार अर्थ बनी है, जमीन बनी है, तो ये पानी आ कैसे रहा है? ये आपका होता है दो तरीकों से, या तो खुद आ जाएगा स्वयं नेचुरल कोर्स, या फिर आप आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं ना मानव निर्मित कृत्रिम तरीकों से आप लेकर आओगे। मतलब आइदर यू विल either the groundwater will come from the artificial method, artificial मतलब you will use some mechanism, right? आप कोई मैकेनिज्म यूज करोगे जिससे वो आएगा, नेचुरल मतलब खुद आ जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है तो आपको आर्टिफिशियल यूज करना पड़ेगा, पंपिंग जिसको बोलते हैं। मतलब आइदर यू विल यूज अ ग्रेविटी और वेल, हम बाद में बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, जब पानी यहाँ पे आ रहा है ग्राउंड वाटर में, तो दोनों तरीके से आ सकता है, नेचुरली आर्टिफिशियली। जब आप इसको यूज करने के लिए बाहर निकालोगे, व्हेन यू विल यूज दिस वाटर, यू नीड सम मेथड, दैट मेथड इज नोन एज अ पंपिंग, दैट इज अ वेल, और दिस एग्जिट के लिए मेथड होते हैं आपके। तो इनकमिंग तो आपका ये होता है और आउटगोइंग आपका ये होता है। ये कभी फैक्ट में आया नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत मेन है सर, ये था आपका जोन ऑफ एरेशन, दैट इज योर जोन ऑफ एरेशन था सर। ये आपका जोन ऑफ सैचुरेशन था, ये ग्राउंड सरफेस था, ये वाटर टेबल थी। यहाँ पे हमें इसके 3 पार्ट मिले थे। क्या मिले थे? हमें 3 पार्ट मिले थे यहाँ पर। अब मैंने बताया था इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जोन ऑफ एरेशन का। अब इन 3 पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला मिलता है सोयल वाटर जोन, दूसरा में मिलता है इंटरमीडिएट जोन, तीसरा में मिलता है कैपिलरी जोन। याद करने का तरीका, सिक, बीमार, बीमार हो गया भाई, एयर आई, बीमार हो गया, बात खत्म। सोयल वाटर जोन, अब में इससे पूछा था कि जोन ऑफ एरेशन का है कौन सा जोन है जो ग्राउंड सर्फेस के सबसे ज्यादा पास है, विच जोन ऑफ द जोन ऑफ एरेशन, क्योंकि इसके भी 3 पार्ट हो गए ना भाई, ये पूरा जोन ऑफ एरेशन था पूरा, इसको भी हमने 3 पार्ट में कर दिया। इसको जो 3 पार्ट में डिस्क्राइब करा, तो इसका कौन सा जोन ग्राउंड सर्फेस के सबसे ज्यादा पास था? सर ये वाला सोयल वाटर जोन, तो ये रहा, इज क्लोज टू द ग्राउंड सर्फेस। इंटरमीडिएट जोन क्या होता है? बिटवीन द सोयल वाटर एंड द कैपिलरी, ये पूछा था कभी भी। इंटरमीडिएट किसके बीच में होता है? बिटवीन द सोयल वाटर एंड द कैपिलरी। फिर पूछा था कैपिलरी जोन, कैपिलरी जोन में क्या होता है? कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी राइज सरफेस टेंशन के कारण। तो पूछा आता है इसमें कैपिलरी राइज कौन से जोन में होता है? सर कैपिलरी जोन में। कैपिलरी जोन किसका पार्ट है? जोन ऑफ एरेशन का। कौन सा जोन है? जोन ऑफ एरेशन का 3rd जोन है।
वोटर टेबल कहाँ पे है सर? वोटर टेबल तो अपराइज होता है यहाँ से, ये वोटर टेबल यहाँ पे है, इसका पानी यहाँ पे ये कैपिलरी राइज होता है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक ये बनता है जो आपका पोर साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो कैपिलरी राइज किसमें होता है? कैपिलरी जोन में। हाँ, कैपिलरी राइज हो कहां से? रहता वोटर टेबल से। यहीं पे तो आपकी वोटर टेबल थी, जरा ध्यान से देखो सर। ये रहा आपका ग्राउंड सरफेस, ये रहा जोन ऑफ वेरिएशन पूरा। ये जोन ऑफ वेरिएशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एस आई सी। यही तो हमारी वोटर टेबल है जोन ऑफ सैचुरेशन की। तो यहीं से तो वोटर टेबल अपराइज होता है। तो जो कैपिलरी आपका अपराइज से हो रहा है कैपिलरी जोन में, लेकिन कहां से हो रहा है? वोटर टेबल से। अब यही पूछा था कि हाईएस्ट कैपिलरिटी किस में राइज होती है, कौन सी सॉइल में? क्ले सॉइल में। तो ये आपको पता होने चाहिए फैक्ट्स। द हाईएस्ट कैपिलरिटी विल बी इन द क्ले सॉइल। तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आया है। दैट इज द ग्राउंड सरफेस, जोन ऑफ वेरिएशन, जोन ऑफ सैचुरेशन। ये ग्राउंड सरफेस होता है, इसके नीचे आपकी इम्परमिएबल बेड होती है। अब जो एक्यूफर्स होती है ना, इट इज फाउंड ओनली इन द सैचुरेशन जोन। जो ग्राउंड वाटर के जोन होते हैं यहाँ पे एक्यूफर मिलते हैं सारे के सारे, यहाँ पे कोई एक्यूफर नहीं होता। एक्यूफर क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे। अब देखो, अब एक्यूफर पढ़ते हैं। एक्यूफर, एक्यूफर कुछ नहीं है। एक्यूफर क्या बोलूंगा, एक फॉर्मेशन है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। सपोज करो ये आपका ग्राउंड सरफेस था, वाटर यहाँ पे, पानी यहाँ पे आ रहा था, रेन हुई है, ठीक है, रेन। तो वाटर आपका यहाँ से, मान लो यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है जिससे पानी थ्रू आपका यहाँ आ सकता है। आपका पानी यहाँ पर आया, पानी यहाँ से यहाँ पे आगे इकट्ठा हो गया ये, तो यहाँ पे आपका एक्यूफर बन गया। एक्यूफर कुछ नहीं है, एक्यूफर एक संरचना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। इट इज अ फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर द वाटर, जो पानी को अपने आप में स्टोर कर सकता है, और इससे हम पानी निकाल भी सकते हैं। जो स्टोर भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। निकालने को बोलते हैं ट्रांसमिट। बच्चों को ये नहीं पता होता निकालने का क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट या फिर यील्ड, एक ही बात है। आइदर इट विल स्टोर द वाटर और यील्ड द वाटर, मतलब वो पानी उसमें है भी, भाई पहले पानी स्टोर हो गया, इट कैन स्टोर द वाटर, और जब हमें पानी जरूरत होगा हम यहाँ पे लगाते हैं कुआं। आपको समझ में आया? एक्यूफर के अंदर हम कुआं खोद रहे हैं, ये तो आपका एक्यूफर है। एक्यूफर तो एक भूगोलिक संरचना है, इट्स अ जियोमेट्रिकल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसके अंदर पानी भर गया। आप तो ये समझो तालाब जैसे होता है ना, वो हो गया। इसके अंदर आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, यू आर डिगिंग अ वेल टू पंपिंग आउट ऑफ वाटर। तो ये ध्यान रखो। तो एक्यूफर का मेन पर्पस क्या होता है सर? या तो पानी को संग्रहित करेगा, स्टोर करेगा, या पानी को बाहर निकालने देगा, डेट इज ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट को ही हम यील्ड बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है पास होने देना, मतलब पानी निकालने देना, वही सब चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको 4 संरचना के रूप में बांटा गया है। जैसे आप बनाओगे ना, अब जैसे होता है ये अलग अलग संरचनाएं बन जाती हैं। लाइक एक ऐसा एक्यूफर होता है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर होगा लेकिन पास नहीं होने देगा वो पानी को, तो ऐसी संरचना के रूप में 4 रूप में बांटा जाता है। ये बहुत मेन है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और डिफिकल्ट भी है याद करना। भूल जाओगे, आज याद करोगे, मैं बता रहा हूँ 10 दिन बाद भूल जाओगे। 10 दिन बाद भूल जाओगे, बच्चा भूल जाता है, हर कोई भूल जाता है। अब इसको एक ट्रिक है याद करने की, वैसे याद करना। अब इस संरचना को 4 रूप में बांटा गया है। देखो हमें ये याद करना है कौन सा पानी स्टोर कर रहा है, कौन सा ट्रांसमिट कर रहा है। देखो पहले समझो स्टोर ट्रांसमिट का मतलब क्या है। मान लो एक संरचना है, ये पानी से स्टोर कर रखा है, दैट द वाटर इज स्टोर्ड इनटू दिस। अगर पानी इसकी लेयर, ये अपर लेयर है ये वाली, और एक ये लेयर है, 2 लेयर के बीच में तो पानी इकट्ठा होगा। अगर ये दोनों लेयर इसको पानी को अलाउ कर रही है पास होना, तो वो आपका होता है ट्रांसमिट। तो स्टोर का मतलब स्टोर, ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसमिट, ठीक है। तो एक्यूफर वो संरचना होती है जो पानी को स्टोर भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है। तो एक्यूफर इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच विल स्टोर द sufficient amount of the water and which can also yield the sufficient amount of the water। जो सर स्टोर भी कर रहा है और जिस समय निकालना होगा, यील्ड को मैंने इसलिए लिखा है गुजरना, निकालना, ट्रांसमिट होना, वो भी करने देगा। तो ये आपका होता है एक्यूफर। दूसरा आपका होता है एक्यूफ्यूज। फ्यूज हो गया, फ्यूज समझ लो रॉक, पहाड़। मान लो कि ऊपर बिल्कुल हार्ड लेयर है रॉक की, और यहाँ भी रॉक की हार्ड लेयर है, यहाँ बीच में पानी स्टोर हो गया। तो ना तो इसमें पानी आ सकता है स्टोर होने के लिए, ना इसे निकाला जा सकता है। आप समझ लो 2 लेयर ऐसी बनी हुई है, लेयर है ये, ना इनके बीच में कभी पानी आएगा ना इसे निकाल सकते हो। भाई रॉक है, हार्ड लेयर है, तो ये आपका होता है ना पानी स्टोर करे, क्रॉस लगा हुआ है। तो ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी संरचना है जो ना स्टोर करेगी ना ट्रांसमिट करेगी, सर वो फ्यूज। फ्यूज हो गया, बल्ब होता है ना, वो फ्यूज हो गया तो किसी भी काम का नहीं है, निकल बिल्कुल निकम्मा है, किसी भी काम का नहीं हो। तो भाई किसी भी काम का नहीं, लगाओ कट यहाँ पर। अब पहले आपको दोनों याद होगा, एक्यूफर में सर ये भी काम कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो स्टोर ट्रांसमिट दोनों करता है? एक्यूफर। ऐसा कौन सा है जो ना स्टोर करता है ना ट्रांसमिट करता है? सर रॉक। अच्छा, इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। एक्यूफर के एग्जाम्पल क्या है? देखो एक्यूफर के एग्जाम्पल है अनकंसोलिडेटेड सैंड और अनकंसोलिडेटेड क्ले। इनके याद करने पड़ेंगे अब ये तो। अनकंसोलिडेटेड सैंड,
एन अनकॉन्सोलिडेटेड क्ले। पर याद रहेंगे अनकॉन्सोलिडेटेड इसलिए होता है, अगर कॉन्सोलिडेशन नहीं है तभी तो दोनों काम होंगे भैया, ये भी याद करने का एक तरीका है। अब करते हैं हम एक्यू टार्ट और एक्यू क्लूड में। अब इसमें एक तो स्टोर करेगा और एक ट्रांसमिट करेगा, मतलब एक, इन दोनों में एक ठीक है एक गलत है। पहली बात तो बहुत सिंपल है। पहले हम पढ़ते हैं एक्यू क्लूड क्या होता है। एक्यू क्लूड वो होता है जिसमें ये मान लो कि ऐसा एक संरचना जिसमें इतना पानी भर गया, मान लो 10,000 लीटर आपने पानी भर दिया यहाँ पे, लेकिन जब निकालने की बारी आई तो कह रहा है मैं निकलने नहीं दूंगा, मैं पानी जाने नहीं दूंगा भैया, जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल लालची किस्म का बंदा है ये, जाने नहीं दूंगा। तो अब इसमें अगर पानी भर चुका है, इट कैन स्टोर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर बट इट विल द इम्परमिएबल होगा। इम्परमिएबल, जहां भी इम्परमिएबल वर्ड समझ जाए तो इम्परमिएबल मतलब कि पानी इससे जाने, इम्परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, होकर जाने देना। परमिएबिलिटी का अगर स्टूडेंट देखोगे ना तो जिस सतह से वो होकर जाए पानी, मतलब यू कैन, इट कैन मूव फ्रीली थ्रू द पार्टिकल, मतलब उससे होकर जाना, गुजरना उससे। तो भाई बोल रहा मैंने स्टोर तो कर लिया पर मुझसे निकाल नहीं सकते पानी, तो वो होता है इम्परमिएबल। या तो इम्परमिएबल या फिर मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा होगा कि 10-12 दिन में एक घुट पानी आ जाए, इतना मतलब बिल्कुल, मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तो कोई भी नहीं होता कि 100% हो। तो कभी अभी या तो इम्परमिएबल लिखो या फिर लिखो वेरी वेरी लिटिल। अगर क्वेश्चन में भी लिखा हो ना ऐसा एक्यूफर जो स्टोर तो बहुत ज्यादा कर सकता है लेकिन बिल्कुल छोटा छोटा पानी निकलने दे, तो भी आपका एक्यूक्लूड होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, क्लू देखते हो आप, क्लू जैसे कोई भी आप केस सोल्व करते हो तो उसके लिए क्लू चाहिए होता है, तो क्लू मिलना इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल मतलब इम्परमिएबल। इम्परमिएबल तो आपको याद आएगा क्लू से इम्परमिएबल। इम्परमिएबल तो क्या होगा, पास नहीं होने देना। अगर तो पास नहीं होने देना तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो राइट है इन दोनों में, तो स्टोर तो बहुत कर रहा है, पास नहीं होने दे रहा। और क्लू से ही याद रहेगा क्ले इसका एग्जाम्पल है, तो याद कर लो ये क्लूड में ही क्लू आ गया, क्लू इम्पॉसिबल है और क्लू से ही क्ले है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पे देखते चीजें याद आ जाती हैं। अब एक्यूटार्ट उल्टा होता है। एक्यूटार्ट वो होता है भाई अगर इसमें स्टोर नहीं होता वाटर, बस इससे पानी आएगा निकलता रहेगा, पानी आया निकलता रहा मतलब इसे स्टोर नहीं कर सकता, ये पानी को वापस जाने देगा, पार्शियली परमिएबल होता है। ऐसा नहीं होता बहुत स्पीड से निकलता है, मतलब धूमधाम से निकलता है, तो ये पार्शियली परमिएबल होता है। क्या होता है, पार्शियली परमिएबल। तो ये वर्ड बड़े की है। अगर मुझसे पूछा है तो ऐसा एक्यूफर बताओ जिससे बहुत सारा पानी स्टोर हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस है कि उससे पानी यील्ड हो, तो वो आपका एक्यूक्लूड हो गया। या ऐसा एक्यूफर बताओ जिसमें बहुत सारा स्टोर हो सकता है लेकिन वो इम्परमिएबल है बिल्कुल, तो वो एक्यूक्लूड हो गया। एक्यूटार्ट क्या है सर, इसमें पानी स्टोर नहीं होगा, हाँ पार्शियली परमिएबल है। तो ऐसा पूछा था ऐसा एक्यूफर जिसमें सीपेज पॉसिबल है, ओनली सीपेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली सीपेज। सीपेज का मतलब क्या होता है, पास होने देना। अच्छा, ओनली सीपेज पॉसिबल है, इसका मतलब स्टोर नहीं कर रहा, तो स्टोर नहीं कर रहा, सिर्फ सीपेज पॉसिबल है, तो क्या हो गया, एक्यूटार्ट हो गया। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ओनली सीपेज इज पॉसिबल। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, अब याद कर लो, टार्ट। टार्ट होता है ना, टार्ट। टार्ट कौन करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले। तो एससी उसका उल्टा हो जाएगा, तो सैंड क्ले और सिल्ट क्ले। याद करने का तरीका है भाई, जैसे भी करना है करो। तो एग्जांपल भी याद करने हैं, तो फ्यूज का एग्जांपल तो याद करना बहुत आसान है, रोक। एक्यूफर का भी आसान है क्योंकि दोनों चीजें करें तो अनकॉन्सोलिडेटेड होगा, अनकॉन्सोलिडेटेड सैंड एंड क्ले। क्लूड का भी आसान याद करना है, क्लू से ही क्ले आ गया। अब ये एक्यू टार्ट है, दो बंदों का मिश्रण होगा टार्ट, समझ रहे हो ना, टार्ट करना, टार्ट मतलब पार्ट, पार्ट दोनों बंदों के पार्ट आ गए, तो सैंड क्ले और सिल्ट क्ले। ये तो याद करनी पड़ेंगी चीजें, इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब आपको ये चीज हो गई। अब हमारे एक्यूफर के अंदर, अब जब जो ऐसा एक्यूफर है जो स्टोर भी कर रहा है ट्रांसमिट भी कर रहा है, अब इसके अंदर 3 एक्यूफर आते हैं हमारे, कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर और सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। बहुत मेन है, अब इनको पढ़ते हैं। देखो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड क्या होता है, अब जरा बहुत ध्यान से देखना। ये सपोज करो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके एक ओपनिंग है जिसके नीचे वाटर जो है नीचे आ सकता है। आपका ये पानी जो है, बारिश हुई है, रेन हुई है, पानी यहाँ पर आ गया, इकट्ठा हो गया डाउन में नीचे, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये क्या है, ये लेयर है इम्परमिएबल लेयर, इट इज इम्परमिएबल लेयर। और ये आई एल का भी क्या है, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल लेयर ये होती है अगर पानी यहाँ पर आ गया, मतलब कन्फाइंड बेड समझ लो आप, जो मतलब इनके थ्रू पानी वापस यहाँ से वो नहीं होने, जाने नहीं देगा पानी को। इम्परमिएबल लेयर है ना, इम्परमिएबल है, परमिएबल जाने देगी, इम्परमिएबल नहीं आने देगी, तो ये अलाउ नहीं होता है ना, ये रहा। अब देखो खुद सोचो, अब आपका पानी यहाँ पर आ रहा था यहाँ पानी आपका पूरा स्टोर हो गया, पानी पूरा स्टोर हो गया ये। तो ऐसा एक्यूफर जो 2 लेयर इम्परमिएबल लेयर के बीच में धसा हुआ है, धसा मतलब कन्फाइंड है, द एक्यूफर विच इज कन्फाइंड बिटवीन 2 इम्परवियस लेयर, इट्स अ कन्फाइंड एक्यूफर। क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर। मतलब आपने यहाँ पे देखा कि ऐसी संरचना बन गई, पानी आपका यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, स्टोर हो गया, और जब वो स्टोर हुआ उसके बीच, उसके ऊपर नीचे दोनों इम्परवियस लेयर है, तो दैट्स अ कन्फाइंड एक्यूफर। एक्यूफर तो वो होता है जिससे हम जो पानी को स्टोर कर रहा है, टैंक समझो उनको, टैंक,
दो लेयर के बीच का एक टैंक, वो ये समझो। अनकन्फाइंड क्या होता है, आप देखो ये जमीन के नीचे दो लेयर के पीछे धंसा हुआ है। अनकन्फाइंड क्या होता है, हमें ऊपर मिलता है। अनकन्फाइंड देखो यहाँ मिलेगा, आपका पानी यहाँ पर आया, यहाँ भी पानी स्टोर हो गया, एक ऐसे लेयर बन जाती है। तो इसके नीचे वाली तो इम्परवियस लेयर है, ऊपर वाली एक्सपोज्ड सरफेस एटमॉस्फेयर के, ये आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर है। दिस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या है सर, ये अनकन्फाइंड है, और इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या कन्फाइंड। अनकन्फाइंड का मतलब सर अनकन्फाइंड, धसा हुआ नहीं है सर। नीचे वाली तो इम्परवियस है, ऊपर वाली सर खुली हुई है, खुली परत है। फ्री वाटर सरफेस बोलते हैं तो फ्री वाटर सरफेस अनकन्फाइंड को, फ्री है वो, धसा हुआ नहीं है, इट्स अ फ्री। तो अनकन्फाइंड आपका मिलता है जैसे ही आप जमीन के नीचे गहराई में जाओगे, सबसे पहले आपको अनकन्फाइंड मिलेगा, फिर कन्फाइंड मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले कौन मिल रहा है, अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर तो फ्री होती है, ये भी पता होना चाहिए कौन सी वाली लेयर फ्री है, कौन सी वाली लेयर फ्री नहीं है, क्योंकि दोनों पूछेगा। तो उसको बोला जाता है कन्फाइंड एट बॉटम, अनकन्फाइंड एट टॉप। भाई नीचे तो आपकी कन्फाइंड है, इंपरवियस लेयर है, कन्फाइंड मतलब इंपरवियस लेयर, ये कन्फाइंड है, इससे पानी नहीं आ, लेकिन ये आपकी ऊपर है, अनकन्फाइंड हो गया। कन्फाइंड मतलब दो के बीच में धसा हुआ, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है, ये अनकन्फाइंड हो गया। तो पहले हम अनकन्फाइंड ही पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका ग्राउंड सरफेस, ये आपका वाटर यहाँ पर आया, ये तो आपका कन्फाइंड एक्यूफर है, और यहाँ पे आपको ये अनकन्फाइंड एक्यूफर मिलेगा। तो अनकन्फाइंड एक्यूफर को क्या क्या बोला जाता है, इसके तीन नाम है। पहले बोला जाता है नॉन आर्टीजियन वेल, नॉन आर्टीजियन, क्योंकि आर्टीजियन बोला जाता है कन्फाइंड को, आर्टीजियन किसको बोला जाता है, कन्फाइंड को। तो नॉन आर्टीजियन क्या हो जाएगा, अनकन्फाइंड, तो इसको बोला जाता है नॉन आर्टीजियन। चूंकि इसकी ऊपर वाली लेयर फ्री होती है तो इसको फ्री वाटर टेबल ही बोला जाता है। क्या वाटर टेबल, वाटर टेबल के साथ पास होता है, तो फ्री वाटर टेबल या वाटर टेबल एक्यूफर भी इसको बोला जाता है। क्या सर, वाटर टेबल या फ्री वाटर टेबल या फिर नॉन आर्टीजियन, या अभी हम और पढ़ेंगे पर्कुलेशन वेल और ग्रेविटी वेल, इतने नाम है ना, लेकिन ये तीन सबसे मेन है। ये क्या है, ये तीन सबसे मेन है। तो अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या हो गया, इट्स अ परमिएबल बेड। परमिएबल मतलब अपर वाली फ्री है, परमिएबल है, वो इम्परमिएबल नहीं है अपर लेयर, नीचे वाली इम्परमिएबल लेयर है। तो ये कन्फाइंड है नीचे वाली, ऊपर वाली तो परमिएबल है, फ्री है वो, एंड लोअर लेयर इज इम्परमिएबल, इसको वाटर टेबल एक्यूफर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में डिफरेंस पढ़ते हैं। अनकन्फाइंड को वाटर टेबल एक्यूफर बोला जाता है, मैंने उसको बताया ना, अनकन्फाइंड को बोला जाता है वाटर टेबल एक्यूफर। तो ये देख रहे हो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। अनकन्फाइंड मतलब ऊपर की तो बिल्कुल फ्री है, तो उसको वाटर टेबल एक्यूफर ही बोला जाता है, और इसको कन्फाइंड एक्यूफर, इसको नॉन आर्टीजियन वेल बोला जाता है, इसको आर्टीजियन वेल बोला जाता है, बहुत मेन है, ठीक है। अब आर्टीजियन वेल में भी दो होते हैं, फ्लोइंग और नॉन फ्लोइंग, हम आगे पढ़ेंगे, ये भी पूछा जाता है। अभी तो ध्यान रखो, आर्टीजियन वेल कन्फाइंड को बोला जाता है आर्टीजियन वेल, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि किसमें ज्यादा प्रेशर, किसमें ज्यादा होगा। और अगर मान लो कि मैं बहुत सारे वेल लगाता हूँ, मैं दो चीज क्वेश्चन बता दूं। अब देखो यहाँ पे आपका वाटर आया है, देखो यहाँ पे आपका वाटर, ये आपका वाटर है, यहाँ पे आपका वाटर आ रहा है, यहाँ पे आपका वाटर स्टोर हो जा रहा है। तो जब वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी, और मैं यहाँ पे एक वेल लगाऊंगा ना, ये अपने प्रेशर से ही पानी वापस आ जाएगा। मतलब व्हेन यू इंसर्टिंग अ वेल इनटू अ कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर आपका क्या मिल रहा है, जमीन के नीचे मिल रहा है। तो जमीन के नीचे पानी आपका जो आएगा तो बहुत एनर्जी से स्टोर होगा, वेल निकालोगे एकदम पानी बाहर आ जाएगा। तो इसका प्रेशर जो होता है इट्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम करता है, और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम करता है अनकन्फाइंड। तो अनकन्फाइंड में प्रेशर कम होता है, इट्स वर्किंग ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट द कन्फाइंड एक्यूफर विच विल वर्क ऑन द हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसमें वेल डिग करते हो कन्फाइंड में, एक क्वेश्चन बनता है कन्फाइंड में अगर आपने वेल डिग करा तो ये इसका स्टैटिक वाटर लेवल होता है एकदम राइज होता है, बिल्कुल इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत हाई। समझ रहे हो, इमेजिन करो पानी आ रहा है बहुत स्पीड में, आप यहाँ वेल लगा रहे हो, एकदम बाहर आ जाएगा यहाँ से। वेल का मतलब होता है पानी को निकालना, पंप करना, पानी को बाहर निकालना ग्राउंड वाटर से। तो ये आपका ये होता है। तो व्हेन इज वेल इट डग इनटू दिस, तो इट विल क्या करेगा, ये इसका पीजोमेट्रिक वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आपका बढ़ता है अनकन्फाइंड में। मान लो कि मैंने ये अनकन्फाइंड वेल लगाया, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक, तो मतलब ये कन्फाइंड एक्यूफर में जो ही वेल लगाओगे तो कन्फाइंड होगा, दोनों आर्टिशियन वेल है। वेल क्या होते हैं, कुएं। आपने कन्फाइंड एक्यूफर था, ये कन्फाइंड एक्यूफर है, इसमें वेल लगाओगे, ये भी आर्टिशियन है, ये भी आर्टिशियन है। मैं इसमें लगाऊंगा तो वो नॉन आर्टिशियन हो जाएगा, नॉन आर्टिशियन वाला अनकन्फाइंड वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बताओ कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वेल लगाया नॉन आर्टिशियन में, मैंने यहाँ पे एक वेल लगाया नॉन आर्टिशियन में, यहाँ पे मैं इन सबकी इक्वल हेड की लेयर को ज्वाइन करूं तो बनता है फिरेटिक सरफेस। तो अनकन्फाइंड में और कन्फाइंड में अगर मैं इक्वल वाटर एलिवेशन को ज्वाइन करता हूं तो ये फिरेटिक सरफेस बनाती है और ये पीजोमेट्रिक सरफेस बनाती है। तो पूछा जाता है पीजोमेट्रिक सरफेस किससे बनता है, कन्फाइंड में, और अनकन्फाइंड में क्या बनता है, फिरेटिक सरफेस। बहुत ही आसान है फैक्ट याद करना, बहुत ही आसान, कुछ नहीं है, मतलब कन्फाइंड अनकन्फाइंड। ये वाटर टेबल एक्यूफर है, आर्टिशियन है, इन नॉन आर्टिशियन है, ये आर्टिशियन है, ये हो गया।
ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। ये आपका फिरेटिक सरफेस बना रहा है, भाई फिरेटिक सरफेस बना रहा है, और ये पीजोमेट्रिक सरफेस बना रहा है। कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें रहे, ये दो लेयर के बीच में है। अब हम पढ़ते हैं आपके आर्टिजियन वेल जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं सर। आर्टिजियन वेल आपको समझ में आ गया ना, कन्फाइंड कैसे मिल रहा है, ये रहा धसा हुआ कन्फाइंड, नहीं धसा हुआ अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड का इसलिए ऊपर वाला टॉप फ्री है, ठीक है। अब पूछा है कि वोरोटेबल एक्यूफर किसको बोला जाता है, सर अनकन्फाइंड को बोला जाता है। आर्टिशियन वेल किसको बोला जाता है, कन्फाइंड एक्यूफर को बोला जाता है। पीजोमेट्रिक हेड किसकी प्रॉपर्टी है, कन्फाइंड की। फिरेटिक सरफेस किसकी प्रॉपर्टी है, अनकन्फाइंड की। अच्छा ये पूछा था कि फिरोटिक और पीजोमेट्रिक सरफेस में कौन सा हेड ज्यादा होगा। अब कौन सी बात है, पीजोमेट्रिक हेड। तो कन्फाइंड एक्यूफर में ज्यादा प्रेशर है तो हेड भी ज्यादा होगा, तो पीजोमेट्रिक हेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फिरेटिक हेड। तो ये आपके रहे। अब पढ़ते हैं हम आर्टिशियन वेल जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, ये रहा। तो कन्फाइंड एक्यूफर को हम आर्टिशियन वेल बोल रहे हैं, जो मैंने बताया था, इसको कैविटेशन वेल ही बोला जाता है। अब ये तो याद करना बहुत मुश्किल है, कितने याद कर पाओगे। अब आर्टिशियन वेल जो होते हैं आपके, आर्टिशियन वेल क्या होगा, जो भी कुआं आप कन्फाइंड एक्यूफर में डालोगे वो आर्टिशियन वेल है। ये आपका होता है फ्लोइंग आर्टिशियन वेल और नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। सिर्फ फ्लोइंग और नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। अब नॉन फ्लोइंग और फ्लोइंग क्या होता है, तो ये आपने देखो दो एक्यूफर करके दिखा रखा है, ये आपका कन्फाइंड एक्यूफर है, डेट इज कन्फाइंड एक्यूफर। आपने यहाँ पे एक कुआं लगाया है इसमें, और ये आपका पीजोमेट्रिक लेवल है, क्या है, एक मिनट सर, आपने ये कुआं लगाया, ये आपका पीजोमेट्रिक लेवल है, माइन्यूट गलती भी होनी चाहिए, पीजोमेट्रिक लेवल है ये वाला। आपने एक कुआं लगाया, जो कुएं का ऊपर का लेवल है उसको बोला जाता है ग्राउंड सरफेस, हम बोलते हैं उसी को वही, या तो उसको अपर लेवल हो तो कुआं बोल दो, या फिर ग्राउंड सरफेस बोल लो। अगर ये ग्राउंड सरफेस पीजोमेट्रिक लाइन से नीचे है, तो जैसे ही आप इसमें लगाओगे वेल, तो यहां से पानी निकलना स्टार्ट होगा, फ्लोइंग हो जाएगा, फ्लोइंग। व्हेन यू इंसर्टेड अ वेल इनटू द कन्फाइंड एक्यूफर, and if this the top level of the well which is known as the ground surface, if it is below than the piezometric level, then it is known as the flowing, flow होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही वेल अपने कन्फाइंड में ही लगाया, ये कन्फाइंड में लगाया, लेकिन इसकी अपर लेयर जो है पीजोमेट्रिक, ये पीजोमेट्रिक लेयर से ऊपर चली गई, तो इसमें कोई फ्लो नहीं होता। आप समझ रहे हो हुआ क्या, तो ये रहा, ये आपका कन्फाइंड एक्यूफर है, ये आपका पीजोमेट्रिक लेवल है। आपने एक वेल लगाया जिसका लेवल जो पीजोमेट्रिक लेवल से कम है, तो जैसे ही आप वेल लगाओगे, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसे पानी निकालना, एकदम पानी बाहर आ जाएगा, तो उसको बोलेगा फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। क्योंकि आर्टिशियन वेल क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर में कोई भी लगा वेल आर्टिशियन वेल है। यही आपने वेल यहाँ पे लगाया, यहाँ पर ये रहा, यही आपका पीजोमेट्रिक लेवल यही है। अब वो पीजोमेट्रिक लेवल से ऊपर चला गया ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस हायर देन द पीजोमेट्रिक लेवल, तो इसमें फ्लो नहीं होगा। अरे आप निकालोगे ना तो पानी से बाहर नहीं आएगा, एकदम यहाँ पे एकदम बाहर आ जाएगा, क्योंकि हेड जो है अभी कम है, यहाँ पे हेड से ज्यादा हो गया तो वो बाहर नहीं आता। तो यही आपका होता है फ्लोइंग और नॉन फ्लोइंग। तो फ्लोइंग वेल, इफ द अपर एंड ऑफ द वेल इज लेस देन द पीजोमेट्रिक, देन द वाटर विल फ्लो, इट इज फ्लोइंग, और इससे कम है तो नॉन फ्लोइंग हो जाएगा। अनकन्फाइंड को हम बोलते हैं नॉन आर्टिशियन वेल, मैंने बताया था, और वाटर टेबल वेल क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। मैंने आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं सब इसी पे देखे हैं कि इन दोनों क्या बोलते हैं, और कन्फाइंड को आर्टिशियन वेल बोलते हैं। कन्फाइंड का पीजोमेट्रिक होता है, इसका फिरेटिक होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे का मेन वाटर टेबल और पर्च वाटर टेबल क्या होता है। देखो मेन वाटर टेबल आपकी मान लो चलो यहाँ पे, एक मिनट ऐसा अगर आप यहाँ बनाओगे, सपोज करो आप यहाँ पे आ रहे थे, अब आपकी दो टेबल होती है, मेन वाटर टेबल वर्सेस पर्च वाटर टेबल। ये रहा आपका, ये ग्राउंड सरफेस है, आपको पता है यहाँ पे मेरा जोन ऑफ एरेशन बनेगा, ये सॉरी जोन ऑफ एरेशन मेरा ये है, नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे मेरे को वाटर टेबल मिलेगी अपनी डेट, तो मेन वाटर टेबल, क्योंकि इससे नीचे आपका पूरा वाटर स्टार्ट हो जाएगा, तभी ये जोन ऑफ सैचुरेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको ये पता है कि अगर मेरा ऊपर वाले जोन में ही, मतलब लाइक यहाँ पे आपको पता है, नीचे आओगे तो यहाँ पे कन्फाइंड एक्यूफर वगैरह ये सब मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट, जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ये दिखा रहा है ये, और आपका ये अनकन्फाइंड एक्यूफर है, डेट इज दिस अनकन्फाइंड एक्यूफर है, और ये ठीक है। मेन वाटर टेबल मान लो कहीं नीचे यहाँ पे कहीं मेन वाटर टेबल है आपकी, फॉर एग्जाम्पल मेन वाटर टेबल से ऊपर आपके अनकन्फाइंड एक्यूफर में, ये मान लो कि अनकन्फाइंड एक्यूफर में एक ऐसा एक ये पत्थर आ गया समझो, इस पत्थर के ऊपर एक पानी इकट्ठा हो जाएगा, मतलब इफ यू फाइंड एनी इम्परवियस लेयर इन द अनकन्फाइंड एक्यूफर जोन, द वाटर विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑनटू दिस। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इम्परवियस लेयर मिल गई तो आपका वाटर जो है इसके ऊपर एक्यूमुलेट बन जाएगा, तो यहाँ पे एक लोकल वाटर टेबल बन जाती है। क्या बन जाती है, लोकल वाटर टेबल। तो पर्च वाटर टेबल के दो क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ मिलती है सर, मेन वाटर टेबल के ऊपर। कौन से जोन में बनती है, अनकन्फाइंड जोन में बनती है, और क्या बोलते हैं इसको, लोकलाइज वाटर टेबल। तो पर्च वाटर टेबल क्या है सर, कहाँ मिल रही है, इट्स फाइंडिंग इन द अनकन्फाइंड जोन, अनकन्फाइंड जोन में मिलती है। इसको क्या बोला जाता है, लोकलाइज वाटर टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोकलाइज टेबल वाटर। और ये पूछा जाता है कहाँ मिलती है, ग्राउंड वाटर टेबल, मेन ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर, नीचे सर, ऊपर, इट्स इन द अपर पोर्शन होता है। अगर आपकी ग्राउंड वाटर टेबल मान लो यहाँ पर है तो उससे ऊपर ही एक जोन बन जाएगा, आपको समझ में आया।
क्या बन जाएगा ये, तो लिखा हुआ है इट्स अ लोकलाइज्ड वाटर टेबल इन द अनकन्फाइंड एक्यूफर। ये आपको मान लो कि ये अनकन्फाइंड एक्यूफर है, ये आपकी इम्परवियस लेयर है, इम्परवियस लेयर है, इन कन्फाइंड एक्यूफर हो गया, ऊपर आपका अनकन्फाइंड कहीं होगा, यहाँ कहीं वाटर टेबल है, इसके ऊपर ही एक ऐसा लेयर बन जाए, कन्फाइंड जोन ही है ऊपर, ये पूरा अनकन्फाइंड जोन जा रहा है। तो अनकन्फाइंड जोन में अगर आपका ऐसी इम्परवियस लेयर आ गया है, पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो आपकी होती है पर्ज वाटर टेबल, ये मेन वाटर टेबल से ऊपर होती है। तो ये दोनों फैक्ट आपके बहुत मेन है, लाई अबव द मेन वाटर टेबल, दोनों पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अब पढ़ते हैं सेमी कन्फाइंड। तो हमने अनकन्फाइंड पढ़ लिया, अनकन्फाइंड मतलब एक साइड से धसा हुआ है, कहां से, बॉटम से, ऊपर से फ्री है, ये फ्री है, और यहाँ पे ये था इम्परवियस लेयर था, और दो लेयर के बीच में कन्फाइंड, वो आपका कन्फाइंड एक्यूफर था, इसको आर्टिशियन वेल, इसको नॉन आर्टिशियन वेल से बोला था। अब पढ़ते हैं सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। अब सपोज करो ग्राउंड सरफेस है, अब यहां से आप नीचे आना स्टार्ट कर रहे हो, आपको दो ऐसी लेयर मिलती है, यहां से भी पानी निकल सकता है, इसको बोलते हैं सेमी परवियस लेयर। सेमी परवियस मतलब पानी थोड़ा थोड़ा जा सकता है, परवियस मतलब पूरा, सेमी मतलब सेमी थोड़ा सा, और नीचे वाली या तो सेमी होगी या इम्परवियस होगी। ये डेफिनेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। द अपर लेयर विल बी द सेमी परवियस, नीचे वाली लेयर बॉटम लेयर इट कैन बी द सेमी परवियस और इट कैन बी द इम्परवियस, मतलब दोनों लेयर से इधर से ही पानी जा सकता है, यहां से पानी जा सकता है, इसको बोला जाता है सेमी कन्फाइंड एक्यूफर। तो अनकन्फाइंड में क्या था सर, नीचे वाली इम्परवियस लेयर थी, ऊपर वाली फ्री थी। कन्फाइंड में क्या था, ऊपर वाली भी इम्परवियस थी, नीचे वाली भी इम्परवियस थी। सेमी कन्फाइंड में क्या है, ये सेमी परवियस होगी, ये सेमी परवियस या इम्परवियस हो गई। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में पूरा। अब देखो यहां से पानी जा सकता है, यहां से पानी, इसको बोलते हैं लीक की एक्यूफर, लीक होगा इससे। सेमी कन्फाइंड का मतलब क्या है, पानी से दोनों साइड से जाएगा मजे से घूमता हुआ, मतलब लीक हो सकता है पानी यहां से, और इसलिए सैचुरेटेड भी होता है। इसको कंप्लीटली सैचुरेटेड भी बोलते हैं, क्यों सर, ये सेमी परवियस है, इससे पास भी होगा, इससे पानी आएगा भी, तो इसमें हमेशा पानी रहता है, पूरा सैचुरेटेड रहता है। आप समझ रहे हो, अनकन्फाइंड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि नीचे वाले से पानी नहीं आ सकता, ऊपर वाले से आ जाएगा। कन्फाइंड में क्या है, यहां से पानी नहीं आ सकता, आएगा तो ऊपर वाले जोन से ही आ रहा है, मतलब ऊपर से ही बनेगा, ऐसा नहीं होता कि यहां से पानी आ जाए। सेमी कन्फाइंड में क्या है सर, पानी जा भी रहा है, लीक भी हो रहा है मजे से, ये रहा, इसको लीक बोला जा रहा है, और पानी आ भी मजे से रहा है, इधर सैचुरेटेड बोला जा रहा है। तो पूछा जाता है कंप्लीटली सैचुरेटेड एक्यूफर कौन सा है सर, सेमी कन्फाइंड। लीकी एक्यूफर कौन सा है सर, सेमी कन्फाइंड। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अनकन्फाइंड के हेड को हम क्या बोलते हैं, फिरेटिक हेड, हमने पढ़ा था। कन्फाइंड एक्यूफर के हेड को क्या बोला जाता है, पीजोमेट्रिक हेड। ये तो बोला जाता है सर, ये पीजोमेट्रिक हेड है, इसका फिरेटिक हेड है, ये तो था भाई, ठीक है। सेमी कन्फाइंड में दोनों हेड होते हैं, इन दोनों का मिश्रण है ना, इट्स लाइक अ मिक्सिंग ऑफ दीज टू, अनकन्फाइंड सेमी कन्फाइंड। तो इसमें फिरेटिक हेड भी होता है और पीजोमेट्रिक हेड भी होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दोनों हेड किसमें मिलते हैं, सेमी कन्फाइंड में। नाम क्या हो गया, लीकी एक्यूफर और आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड एक्यूफर, कंप्लीटली सैचुरेटेड, याद कर लो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली सैचुरेटेड, ठीक है। ये रहा। अब इसमें आपके दो होते हैं सेमी कन्फाइंड में, या तो प्रॉम्प्ट यील्ड होगी, सेमी कन्फाइंड में दो आपकी एनालिसिस होती है, तो प्रॉम्प्ट यील्ड की या डिलेड यील्ड की, ये भी पूछा जाता है। अब देखो आपके दो हेड हैं, आपको पता लग गया इसमें, एक तो फिरेटिक हेड है और पीजोमेट्रिक हेड है। अगर आपने पीजोमेट्रिक हेड में थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस करे, और वो चेंजेस बिल्कुल साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब इफ यू डू सम चेंजेस इन द पीजोमेट्रिक हेड और फिरेटिक हेड है बिल्कुल एक साथ हो रहे हैं, तो आपका होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब बिल्कुल एक साथ हो रहा है, बिल्कुल उसको रिएक्ट कर रहा है उस चीज को, मतलब अगर मान लो 2 मीटर से गिर गया तो ये भी एकदम 2 मीटर से गिर जाएगा, तो इसमें एकदम बिल्कुल कोई लैग नहीं होता। और डिलेड का मतलब सपोज करो पीजोमेट्रिक आज डिले हो गया है, मतलब आज 2 मीटर से गिर गया है, तो ये 2 दिन बाद गिरेगा, तो मतलब इसमें लैग होगा। तो यही बता रखा है, द फिरेटिक लेवल एंड द पीजोमेट्रिक लेवल गोइंग डाउन साइमल्टेनियसली, देन इट्स अ प्रॉम्प्ट यील्ड, एंड व्हेन देयर इज अ डिले, लैग होगा तो वो आपका डिलेड यील्ड होगा। ये रहा डिलेड यील्ड, टाइम लैग बिटवीन दीज टू लेवल, ठीक है। तो ये पूछा है कि पीजोमेट्रिक और फिरेटिक किसमें होता है, इसमें। और पीजोमेट्रिक वैसे किसका होता था, कन्फाइंड का, और फिरेटिक किसका होता था, अनकन्फाइंड का। ओके, तो कौन सा ज्यादा होता है, पीजोमेट्रिक ज्यादा होता है, और दोनों किससे पाया था, सेमी कन्फाइंड में। तो अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पढ़ते हैं हम एक्यूफर प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा अगर मैं देखूं बस सिंपल, कन्फाइंड एक्यूफर को हम आर्टिशियन एक्यूफर ही बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिशियन एक्यूफर बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीजोमेट्रिक हेड वाली। ये अनकन्फाइंड, ये दोनों लेयर के बीच में इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर। अनकन्फाइंड में क्या था, ऊपर वाली फ्री, नीचे वाली इम्परवियस लेयर, ठीक है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसको हम नॉन आर्टिशियन वैली बोलते हैं, और वोरेटेबल एक्यूफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोरेटेबल एक्यूफर, ऊपर ही मिल जाता है हमें, है ना, ऊपर ही मिल जाता है, ठीक है। और आपकी पर्च वोरेटेबल क्या थी, इट्स लाई इज फाउंड इन अनकन्फाइंड एक्यूफर के जोन में, और मेन वोरेटेबल से ऊपर होती है, इसको लोकलाइज वोरेटेबल ही बोला जाता है, ठीक है। सब चीजें। और सेमी कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, लीकी एक्यूफर या फिर सैचुरेटेड एक्यूफर, फुली सैचुरेटेड एक्यूफर, और इसके दोनों हेड होते हैं पीजोमेट्रिक और फिरेटिक हेड। इसमें आपका कन्फाइंड में पीजोमेट्रिक हेड था और ये फिरेटिक हेड था, और ये पीजोमेट्रिक हेड जो है फिरेटिक हेड से ज्यादा होगा। अगर आप इसमें वेल डेक करोगे तो आपका पानी
एलिवेशन से आपने ये करा, आपने वाटर टिक करा तो एकदम पानी बाहर आ जाएगा, तो इसमें वाटर राइज हो जाता है। ये इसमें सेम रहता है, वाटर कोई राइज नहीं होता अगर वेल टिक करोगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी। आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एक्यूफर प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो आपकी एक्यूफर प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होती है। देखो आपकी एक्यूफर प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये रही ट्रांसमिसिबिलिटी, स्टोरेज कोएफिशिएंट और द स्टोटाविटी। ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोलिक की। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज कंडक्टिविटी के, ट्रांसमिसिबिलिटी, स्टोरेज कोएफिशिएंट एंड द स्टोटाविटी। हम आगे बढ़ेंगे। तो पूछा था कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, अभी भी एक नंबर में पूछा था, तो ये सब आपकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब देखो आपको ग्राउंड वाटर में जो आपका डार्सी थे ना साइंटिस्ट, उन्होंने स्टडी करी थी। ये आपका सोयल पार्टिकल है, सोयल, ये आपका बीच में क्या है, पोर स्पेस है। क्या ये पोर स्पेस। अब जो भी इससे वाटर आपका फ्लो होता है वो डार्सी लॉ को फॉलो करता है। डार्सी लॉ तब वैलिड होता है आपका रिनोल्ड नंबर लेस देन 1 होगा। क्या होगा, रिनोल्ड नंबर लेस देन 1। रिनोल्ड नंबर क्या होता है, इट्स द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ध्यान से देखना, अब दो क्वेश्चन बनते हैं। डार्सी लॉ से कौन से उसमें वेरी होगा, सर ग्राउंड वाटर फ्लो में। फॉर विच काइंड ऑफ फ्लो इज वैलिड, ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो के लिए रिनोल्ड नंबर कितना होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। रिनोल्ड नंबर क्या होता है, FI डिवाइड बाई FV। अगर ये लेस देन 1 है तो इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स से कम होगी। किसका रेशियो होता है रिनोल्ड नंबर, इनर्शिया टू विस्कस। किसका होता है, इनर्शिया टू विस्कस। तो अगर रिनोल्ड नंबर लेस देन 1 है तो इनर्शिया फोर्स कम होगी। तो पूछा था कि कौन सी फोर्स ज्यादा होती है, दिख रहा है विस्कस फोर्स इज ग्रेटर देन इनर्शिया फोर्स। तो डार्सी लॉ में कौन सी फोर्स डोमिनेट कर रही है, विस्कस फोर्स, क्योंकि ज्यादा आ गई ना, दिख रहा है ना आपको, रिनोल्ड नंबर लेस देन 1 है तभी वैलिड होगा। रिनोल्ड नंबर क्या है, दोनों का रेशियो है। और अगर आप यहां इसको ले जाओगे तो इनर्शिया फोर्स कम है विस्कस फोर्स से, मतलब विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए डार्सी लॉ, बहुत ही आसान है। अब इसमें आपकी दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। देखो आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जिसको कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी बोला जाता है, COP, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। एक आपका होता है सिर्फ परमिएबिलिटी, या तो इसको परमिएबिलिटी बोला जाता है। ये देखो अलग अलग है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी अलग है, परमिएबिलिटी अलग है। या फिर इसको इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज द मीडियम, एज वेल एज द मीडियम। मतलब मान लो कि आपका ये वाटर जो है फ्लो कर रहा है इसके बीच में, सोयल पार्टिकल के बीच में, तो जो आपका जो फ्लो कर रहा है, एक तो उसकी प्रॉपर्टी और जिससे फ्लो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों का संगम, दोनों का मिश्रण जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी शो करती है। तो इट शो बोथ द थिंग्स, कि जो चीज फ्लो हो रही है और जिसके थ्रू फ्लो हो रही है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, इट्स द फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पोरस मीडिया ओनली, कि जिससे वो फ्लो हो रही है और उसकी प्रॉपर्टी वो बताएगा। तो ये ध्यान रखो, ये कंडक्टिविटी होता है फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है और जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है, जिसको बोला जाता है फ्लूइड एज वेल एज सॉइल। क्योंकि पानी जो आपका मिट्टी के पार्टिकल्स होके जाएगा, और फ्लूइड तो जो फ्लो हो रहा है वो है, राइट। वाटर तो है, फ्लो हो रहा है वो है, सब्सटेंस है, और जो सोइल होगी उसकी, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी। तो डार्सी लॉ ने बोला था V इज अ KH इंटू आई। KH है आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, V इज अ वेलोसिटी, I इज अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो V की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, आई की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये ध्यान रखो, V इज इक्वल टू KH इंटू आई, बहुत ही आसान है। इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये आपने अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकाल ली, जिसको मैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी बोल रहा हूं, ध्यान रखो दोनों हैं, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी, मिट्टी और पानी। ये सिर्फ पोरस मीडिया की, याद कर लो पोरस मीडिया वर्ड इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी में। इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी क्या होती है, KH, ये सिर्फ जो आपका जो मीडियम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो KH इज इक्वल टू आता है K नॉट गामा बाई G, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये KH इज अ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, देखो ऐसे दिखा रखा है, K नॉट इज अ इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी। यूनिट पूछी आती है इसकी, यूनिट मीटर बाई सेकंड या फिर LT इनवर्स, ये रहा इसकी यूनिट, L स्क्वायर निकाल सकते हो आप K नोट की यूनिट। ये K नोट है इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी, ये KH क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, गामा क्या है, बल्क डेंसिटी, दैट इज रो G के इक्वल होता है। सॉरी ये म्यू बाई G है। एक मिनट मैंने भी गलत लिख दिया, फॉर्मूला देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, KH इज इक्वल टू है K नोट गामा बाई म्यू, ये है फॉर्मूला। ये आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। तो बता रखा है कोएफिशिएंट ऑफ द परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोल लो, जो आपकी सोइल और दोनों की प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी सिर्फ पोरस मीडिया की है, यूनिट क्या होती है, L स्क्वायर, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। गामा क्या हो जाएगा आपका रो G, और म्यू क्या हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये आपको दो चीजें याद करनी है K नोट इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी में। सर किसकी प्रॉपर्टी होती है, पोरस मीडिया की। इसकी यूनिट क्या होती है सर, L स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी KH दे देगा, K पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तो कभी भी ये फॉर्मूला याद करके चले जाना।
और तीसरा इससे क्वेश्चन बनता है के नोट का आपका ये कि के नोट किसके प्रोपोर्शनल होता है। एक तो के नोट का ये फॉर्मूला था जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज के इज इक्वल टू के नोट गामा बाई म्यू। एक तो ये फॉर्मूला है ये वाला। एक फॉर्मूला है के नोट का, के नोट आपका जिसके थ्रू वो जा रहा है पोरस मीडिया के, उसके साइज के डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, मतलब इस प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। तो के नोट का फॉर्मूला आपका आता है सी डी एम स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका ये पोरस मीडिया की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू होके जा रहा है, लेकिन वो जिसके थ्रू होके जा रहा है उससे कितने स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, सर डी स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है के नोट। तो तीनों क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इज अ फंक्शन ऑफ द पोरस मीडिया, डायमेंशन इज एल स्क्वायर इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमीटर ऑफ द पोरस साइज। ये रहा। तो आपसे पूछे है वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ सोइल और फ्लूइड दोनों की हो, सिर्फ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, इट इज के एच डार्सी लॉ। वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ पोरस मीडिया की है, इट इज इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है, इसकी यूनिट एल स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट एल टी माइनस वन होती है। जो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होती है वो सोइल के किस साइज के डिपेंड करती है, डी स्क्वायर, डी थ्री, डी फोर, सर डी स्क्वायर की होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं सबसे ज्यादा मेन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं थोड़ी। पहले आपका पढ़ते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज और स्टोरेज कोविशिएंट, या फिर इसको स्टोरटाविटी भी बोला जाता है, स्टोरटाविटी। अभी हमने डार्सी लॉ में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पढ़ ली और वो पढ़ ली है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। अब देखो स्पेसिफिक स्टोरेज क्या होता है। अगर मान लो कि आपने ये कोई वेल लगाया है, राइट, ये कोई वेल है, इससे आप पानी निकाल रहे हो, ठीक है, आपने इससे पानी निकाला, राइट। आपने देखा जैसे ये पानी निकालते हो ना, तो इसमें आप आगे पढ़ोगे आपका ड्रॉ डाउन कर्व बनता है, मतलब इसमें हेड का डिक्रीज होता है। होता क्या है बेसिकली, अगर आप थोड़ा समझना चाहते हो तो ये रहा आपका ग्राउंड सरफेस है, ये यहाँ पे आपकी ये वाटर टेबल है, ये आपकी वाटर टेबल ऐसी है, पानी रहा, आपने वेल लगाया तो वाटर आप इससे पानी निकाल रहे हो बाहर, क्या कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, तो वाटर टेबल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। आप जब वाटर टेबल पानी निकालते हो यहाँ से, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक हेड डिक्रीज होता है, मतलब सब पहले हेड ये था, अब हेड जो है एच चाहिए, अब ये H1 रह गया। अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हो इम्परवियल बेड से, कम हो गया, राइट, पहले H था अब H1 रह गया, मतलब कुछ डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोलिक हेड है, फिर आप पानी निकाल रहे हो। तो एक आपका होता है स्पेसिफिक स्टोरेज, ये दिखाता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करूं द वॉल्यूम रिलीज, अभी बताऊंगा, टू द पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो ये बोलता है कि अगर मैं इस हाइड्रोलिक हेड में 1 यूनिट का डिक्रीज करूं, इफ द DH इज 1, तो इट इज अ रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम टू द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। मतलब मेरा एक्यूफर का कुछ वॉल्यूम था, मुझे उससे थोड़ा पानी निकालना है, लेकिन कितना पानी निकालूंगा ताकि इतना हेड डिक्रीज हो, तो उन दिनों का रेशियो ही स्टोरेज, ये आपको होता है स्पेसिफिक स्टोरेज। क्या होता है स्पेसिफिक स्टोरेज? सो इट्स अ रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द पर यूनिट इन द डिक्लाइनिंग हेड, DH। तो ये आपका आता है SS। स्टोरेज कोएफिशिएंट आपका क्या होता है, हेड भूल जाओ, उसमें हेड भूल जाओ, इट शो द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द पर यूनिट ऑफ द एक्यूफर। ये आपका होता है स्टोरेज कोएफिशिएंट, मतलब इसमें DH नहीं लगता। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो सर आपके दो हो गए, डेट इज स्पेस, एक आपका SS है, एक S है। S को बोल रहा हूं मैं स्पेसिफिक स्टोरेज। अब इसे क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं स्टोरेज कोएफिशिएंट? पहले तो बनता है इनके फॉर्मूले, इनके डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है। वो कौन सा प्रॉपर्टीज होगी जो ये दिखाती है कि चेंज इन वॉल्यूम टू द पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट हाइड्रोलिक हेड ग्रेडियंट, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, स्पेसिफिक स्टोरेज। वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करती है, चेंज इन वॉल्यूम टू द पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एक्यूफर। या फिर इसको वॉल्यूम को हम ये भी लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट DH, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा V डिवाइड बाई ADH। तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, सर वो प्रॉपर्टी जो चेंज इन वॉल्यूम टू द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का रेशियो बताया वो कौन सी होती है, स्टोरेज कोएफिशिएंट। या वो प्रॉपर्टी जो चेंज इन द वॉल्यूम टू द एरिया टू द पर यूनिट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एक ही बात है, तो वो आपका स्टोरेज कोएफिशिएंट। ये भी इसके डायमेंशन क्या होती है, अब देख लो भाई, डेल्टा V डिवाइड बाई V, ये तो V से भी कैंसिल हो गया, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो ये DH ऊपर आएगा तो L इनवर्स हो गया, मीटर इनवर्स, है ना। DH क्या है, DH इज द चेंज इन द हाइड्रोलिक हेड है, DH आप समझ रहे हो ना, जब डेरिवेटिव लिखते हो तो इसकी यूनिट L ही होगी, राइट, इसकी भी डायमेंशन लेस होता है। स्टोरेज कोएफिशिएंट को एक और से बोला जाता है स्टोरटाविटी। क्या बोला जाता है, स्टोरटाविटी। ये किन किन की प्रॉपर्टी है, ये आपकी कन्फाइंड एक्यूफर की होती है। स्टोरेज कोएफिशिएंट कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों की होती है, कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड, सॉरी, दोनों की होती है। मेन कन्फाइंड की होती है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लिखा हुआ कन्फाइंड एंड सेमी कन्फाइंड तो उस ऑप्शन को चूज करो, लेकिन अगर ये लिखा हुआ कन्फाइंड, सेमी कन्फाइंड, अनकन्फाइंड तो कन्फाइंड को चूज करो, क्योंकि 90% कन्फाइंड की होती है, 10% सेमी कन्फाइंड की भी होती है। तो स्टोरेज कोएफिशिएंट और दोनों कन्फाइंड की प्रॉपर्टी है, ये भी कन्फाइंड की, ये भी कन्फाइंड की, ये सेमी कन्फाइंड की भी है, ये याद कर सकते हो। इसकी यूनिट L इनवर्स होती है, इसकी यूनिट डायमेंशनलेस होती है। अब इन दोनों में रिलेशन नहीं पूछा जाता तो बहुत ही आसान है सर, S आपका ये रहा डेल्टा V डिवाइड बाई VDH।
स्टोरेज कोफिशिएंट है आपका डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो ये ध्यान रखो स्पेसिफिक स्टोरेज, इसलिए लिखा है स्पेसिफिक स्टोरेज, और ये स्टोरेज कोफिशिएंट है। तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी एस है, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी की जगह लिख सकते हो एस लिख सकते हो। तो एस एस की जगह क्या आ जाएगा, एस डी एच। तो अगर एस लिखोगे तो आ जाएगा एस एस इंटू डी एच। डी एच को हम बी से भी दिखाते हैं, जो आपकी हाइड्रोलिक आगे हम पढ़ेंगे, दोनों की यूनिट सेम है एल एल। तो ये आपका रिलेशन आता है इसका, इट इज स्टोरेज कोफिशिएंट, ये आपकी स्पेसिफिक स्टोरेज है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिक स्टोरेज और ये स्टोरेज कोफिशिएंट। इसको हम स्टोर्टाविटी भी बोलते हैं। किसकी प्रॉपर्टी है, कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड दोनों की। यूनिट क्या है आपकी, यूनिट सर नहीं है, डायमेंशनलेस है। इसकी यूनिट क्या है, एल इनवर्स। तो ये टेबल ऐसी टेबल है जो अपने रूम पे चिपका लो। क्या करो सर, ये रूम पे चिपका लो। तो स्पेसिफिक स्टोरेज ये रहा, डेल्टा वी डिवाइडेड वी डी एच, एल इनवर्स यूनिट है, इट्स अ कन्फाइंड एक्यूफर की। इसकी रेंज पूछी आती है तो 10 के -4 रेंज का होता है लगभग। स्टोरेज स्टोर्टाविटी या स्टोरेज कोएफिशिएंट, इसको स्टोरेज बोला जाता है। इसका ये रहा, चेंज इन वॉल्यूम टू ऐड विद एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को मैं डीएच लिख सकता हूँ, ये फॉर्मुला भी ठीक है। आप ए डीएच की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हो। दोनों फॉर्मुला याद करके आओ, तो दोनों से आपके वो बनेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये डायमेंशन लेस होता है, ये कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी रेंज होती है। अब ये आपको रेंज याद करनी पड़ेगी। तो ये कन्फाइंड एक्यूफर की है, ये कन्फाइंड एंड सेमी कन्फाइंड दोनों की है। लेकिन ध्यान रखो, अगर पेपर पूछा है कन्फाइंड की हो तो कन्फाइंड मार्क करना। अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक यील्ड, हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रखो, स्पेसिफिक यील्ड भी डायमेंशनलेस नंबर होता है और ये अनकन्फाइंड की होती है। मतलब ये दोनों कन्फाइंड की है, स्पेसिफिक यील्ड अनकन्फाइंड की है। तो हमने पढ़ लिया सर कन्फाइंड की कौन कौन सी है, स्टोरेज कोएफिशिएंट एंड स्पेसिफिक स्टोरेज। अनकन्फाइंड की कौन सी है, स्पेसिफिक यील्ड। सेमी कन्फाइंड की दो प्रॉपर्टी होती है, अब एक हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस और एक लीकेज फैक्टर, बहुत मेन है। सबसे पहले तो ये पूछा था इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है। हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस शो करता है ये टाइम को, कि भाई रेजिस्टेंस हो रहा है ना, मतलब रेजिस्टेंस हमारे लिए, अब तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। और टाइम तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा टाइम बचा नहीं है, तो रेजिस्टेंस मतलब दुश्मन टाइम। लीकेज हो रहा है, लीकेज आपका एल से याद कर लो, मीटर लेंथ होती है इसकी, यूनिट लेंथ मीटर याद करना पड़ेगा लास्ट में। हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, लीकेज फैक्टर, दोनों सेमी कन्फाइंड की। अब देखो होता क्या, अब ये पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आपको पता लगा, लीकेज फैक्टर सेमी कन्फाइंड की है, रेजिस्टेंस की यूनिट टाइम है, क्योंकि सबसे तो क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे। हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस का आपका सिंपल फॉर्मूला होता है सी से दिखाते हैं, टाइम यूनिट है, डेज का आता है डेज में, बी स्क्वायर डिवाइड बाई के बी। ये है आपका सी, आपका हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बी आपका लीकेज फैक्टर है, लीकेज फैक्टर इसकी यूनिट क्या है, लेंथ है, ये रहा। तो ये आपका दिखाता है, इट शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो। जो भी आपका सेमी कन्फाइंड में फ्लो हो रहा है ना, वो रेजिस्टेंस को शो करता है, इट इज हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई इट्स मेजर इन द डेज, इसकी यूनिट डेज होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सेमी कन्फाइंड की प्रॉपर्टी है। सेमी कन्फाइंड को हम क्या बोलते थे, लीकेज एक्यूफर ही बोलते थे। अच्छा ये पूछा जाता है कि देखो सी आपका दिखा रहा है हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस को, बी दिखा रहा है लीकेज फैक्टर को। वैसे तो फॉर्मूले के हिसाब से सी जो है बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये तो आपका फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये इनवर्सल होता है आपका लीकेज फैक्टर के। क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो पूछा है ना रेसिप्रोकल ऑफ द लीकेज फैक्टर क्या होगा, तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस वहां पे लगा देना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, क्योंकि इसका डेफिनेशन वहीं से आई थी। यूनिट वो आपकी बात सही है कि ये प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, बट इसकी डेफिनेशन है इट्स रेसिप्रोकल ऑफ द लीकेज फैक्टर। ठीक है, बहुत आसान है। तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस आपका सी, यूनिट बैलेंस आप कर सकते हो, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई के बी। इसकी यूनिट टाइम है, डेज टी से दिखा दो, इसकी यूनिट एल है, एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ठीक है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, तो एल बाई टी होगा, एल टी इनवर्स, ये बी सैचुरेटेड एल स्क्वायर होगा। तो एल स्क्वायर कैंसिल हो रही है, टी आ गया देख लो, यूनिटी बैलेंस हो रही है। तो लीकेज फैक्टर आपका बी है, हाई लीकेज हाई रेजिस्टेंस होगा, एल यूनिट होगी, सेमी कन्फाइंड होगा ये। तो बहुत ही आसान था। अब पढ़ते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत आसान है, आपको पता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डार्सी लॉ में हमने बताया था वो जो आपका वेलोसिटी थी इट्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्योंकि आपका अगर मान लो कि ये आपका वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आएगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका स्लोप, ये डेल्टा एच है और ये एल लेंथ है, तो ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। तो वेलोसिटी होती है आई के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी देखोगा। इसको हटाओगे तो ये आता है हाइड्रोलिक, जो हमने हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बढ़ाता है। तो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो एरिया की वैल्यू रख दो के एच इंटू आई, तो वेलोसिटी वैल्यू आपने रख दी, एरिया आपका ये रहा। इस एरिया को भी आप लिख सकते हो के एच इंटू एरिया इंटू बी इंटू डेप्थ, जो भी आपका एरिया होगा एक्यूफर का डेप्थ, इसको इस साइड ले आओ Q इंटू डी को, या आपको हो जाएगा के एच, एक मिनट, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, और आई को भी लिख दो डेल्टा एच बाई एल, है ना, हाँ सही करो ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये डेल्टा एच बाई एल, और ये एल इसको इस साइड ले आए और ये बी बचा, राइट। Q बाई डी,
तो बेसिकली ये आपकी होती है ट्रांसमिसिबिलिटी. इट्स अ फ्लो ऑफ द पर यूनिट थिकनेस ऑफ द एक्यूफर टू द पर यूनिट डिक्राइड. ये एल से एल कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यही आपका ट्रांसमिसिबिलिटी, ये आपका ट्रांसमिसिबिलिटी है ये वाला. तो बेसिकली ये दिखा रहा है इट्स अ पर यूनिट, इट इज अ फ्लो. एक मिनट यहां से दिखा देता हूँ, ये रहा ट्रांसमिसिबिलिटी. एक मिनट. ठीक है, इसकी जनरल डेफिनेशन होती है के बी. ये यहाँ से आपका निकलता है, ये फॉर्मूला याद कर लो के बी. ये आया यहीं से है, क्यू इज इक्वल टू, एक मिनट प्रूफ क्यों नहीं हो रहा, क्यू इज एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट. एक मिनट है, एरिया इनटू वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज के आई, एरिया इज बी एल, राइट. तो अगर मैं क्यू बाई एल कर दूँ तो हो जाएगा पर यूनिट लेंथ ऑफ द एक्यूफर, इट इज अ के आई बी, राइट. ये आपका ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया, इट इज अ टी, इट इज अ क्यू बाई एल. हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये है इट्स द ट्रांसमिसिबिलिटी इज दिस. इट्स शोइंग द इट्स अ डिस्चार्ज ऑफ द पर यूनिट लेंथ ऑफ द एक्यूफर फॉर द पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. आपको समझ में आया ना, ये वो डिस्चार्ज है पर यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्यूफर का फॉर द पर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो ये आपका आता है हाइड्रोलिक ट्रांसमिसिबिलिटी. तो इसकी यूनिट पूछी जाती है, टी इक्वल टू के बी होता है, के आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, बी आपकी थिकनेस है. तो बी आपकी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ एक्यूफर पढ़ेंगे अगले क्लास में. तो ये यूनिट पूछी जाती है, तो यूनिट आपकी होती है एल स्क्वायर बाई टू. ये आपकी एल बाई टी है और ये एल है, तो ये एल स्क्वायर बाई टी होती है, मीटर स्क्वायर बाई सेकंड. इसकी रेंज पूछी जाती है 12,000 से 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख लीटर पर डे तक होता है. ये 12,000 लीटर डे से 12,000, ये इसकी रेंज है. और जो इसकी ऑप्टिमम रेंज अगर पूछा है कि सिंगल वैल्यू जनरली क्या होती है, तो 20,000 लीटर पर डे. दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. अगर रेंज पूछी है तो ये है, इन दोनों के बीच में इसको ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है, तो ऑप्टिमम वैल्यू आपकी 20,000 लीटर पर डे होती है. ये भी याद करना है. तो टी टाइम को देखते ही आप याद कर लो 12 और 20. तो टी से 2020 वर्ल्ड कप होता है, तो ये तो याद ही रहेगा 20,000, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. तो यूनिट आपको ध्यान रहेगी. तो यूनिट आपकी बहुत मेन है. ये पूरी आपको टेबल चिपका देनी है. ये एल इनवर्स है, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ये और ये किस किस की प्रॉपर्टी है कौन कौन से एक्यूफर की. तो ये टेबल बहुत मेन है. ठीक है, अब आपका बढ़ते हैं डिफ्यूजिविटी. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिफ्यूजिविटी. डिफ्यूजिविटी आपका होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टू द स्पेसिफिक स्टोरेज. अब हमने पढ़ा था स्पेसिफिक स्टोरेज, इसमें रिलेशन क्या था आपको पता है. एसएस क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी डी एच. ये तो आपने पढ़ा था. डेल्टा वी बाई वी की जगह हम एस लिख सकते हैं, तो एस की जगह क्या आ जाएगा आपका एस एस इंटू डी एच, ये आ जाएगा. तो अगर मैं एस एस की जगह रखूँ तो एस बाई डी एच आ जाएगा, एस बाई डी एच. डी एच को मैं बी लिख सकता हूँ. तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी टू द स्टोरेज कोएफिशिएंट का रेशियो होता है. तो ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, डिफ्यूजिबिलिटी द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी टू द स्टोरेज कोएफिशिएंट. एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी. ठीक है, ये और ये रिलेशन है इसके बीच में स्टोरेज कोएफिशिएंट स्पेसिफिक स्टोरेज में, यही पूछ लिया जाता है. अब ये क्वेश्चन बहुत मेन है. देखो आपका ये सॉइल पार्टिकल है, ये आपके वॉइड स्पेस है, तो पानी भरा हुआ है. पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम, या की पोरोसिटी होती है. क्या होती है, पोरोसिटी. ठीक है, तो आपका ये सॉइल पार्टिकल है, वॉइड स्पेस है. जितने वॉइड स्पेस होंगे टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये आपको पोरोसिटी. कितने वॉइड स्पेस है ना, ये अगर मिट्टी है तो इसमें खाली स्थान कितना है, बेसिकली ये पोरोसिटी दिखाता है. अब जो इसके वॉइड स्पेस है वाटर है, अगर उसमें ग्रेविटी है, या तो वाटर इसमें रहेगा या निकल जाएगा. दो चीजें होंगी सर, या तो ड्रेन हो जाएगा. ड्रेन का मतलब या तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यील्ड हो जाएगा, मतलब निकल गया. तीनों का मतलब यही होता है. ड्रेन का मतलब भी होता है पानी निकल गया, एक्सट्रैक्ट का मतलब यही, यील्ड का मतलब है निकलना. या फिर रिटेन रहेगा. रिटेन का मतलब पानी वहीं पर रहेगा, मतलब आपकी ग्रेविटेशन फोर्स है नेचुरली. वो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, पानी यहाँ पे रुक भी सकता है भाई, इतना आपको वाटर आपका यही पानी इकट्ठा रहे, या पानी ग्रेविटी फोर्स है ना निकल जाए. तो जो आपका ये जितना पानी आपका ड्रेन्ड हो गया है, राइट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रेन्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वो आपका होता है स्पेसिफिक यील्ड. जो यानी आपका रह गया है वो आपका होता है स्पेसिफिक रिटेंशन. तो हमेशा ध्यान रखो, पानी रिटेन, वॉल्यूम रिटेन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये पूछा जाता है. तो व्हाट, सो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, इट्स अ वाटर रिटेन्ड, याद कर लो रिटेन्ड. और कहीं एक्सट्रैक्टेड आ गया, ड्रेन्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो यील्ड हो गया. तो यील्ड का जितना पानी निकल गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, यील्ड हो गया, ड्रेन हो गया टू द टोटल वॉल्यूम. तो बस यही आपको ध्यान रखना है. पोरोसिटी क्या होती है, इन दोनों का समेशन. इसका समेशन होता है स्पेसिफिक यील्ड टू द स्पेसिफिक रिटेंशन. ये रहा, तो यही बता रखा है, स्पेसिफिक यील्ड इज अ वॉल्यूम ड्रेन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. स्पेसिफिक रिटेंशन इज अ वॉल्यूम रिटेन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. ये रहा, इन दोनों का समेशन क्या होता है, पोरोसिटी होती है. ये रही, बहुत मेन है. स्पेसिफिक यील्ड को आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ये वाली. इसमें भी 3 फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए आईसीआर वगैरह में. क्ले की पोरोसिटी सबसे ज्यादा होती है 45 से 55%, एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा. स्पेसिफिक यील्ड सबसे कम, देखो स्पेसिफिक यील्ड और
पोरोसिटी उल्टा मानो, पोरोसिटी सबसे ज्यादा क्ले की है, स्पेसिफिक यील्ड सबसे ज्यादा आपकी ग्रेवल की है, ये दोनों फैक्टर बनते हैं। अब स्पेसिफिक यील्ड और पोरोसिटी दोनों आपको क्ले की याद करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक यील्ड तो 1 से स्टार्ट है, 1 से 10, और ये 45 से 55 है, और ग्रेवल सबसे ज्यादा है तो उसकी भी याद करनी पड़ेगी 15 से 30। तो ये पूछा है कि स्पेसिफिक यील्ड सबसे ज्यादा किसकी है, ग्रेवल की, रेंज क्या है 15 से 30। स्पेसिफिक यील्ड सबसे कम किसकी है, क्ले की, कितनी है 1 से 10, तो ये रहा सबसे कम सबसे ज्यादा। पोरोसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, क्ले की है 45 से 15, ठीक है। एक पूछा था कि स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पोरोसिटी क्ले की है, तो ये सब चीज हो गई इसमें। ग्राउंड वाटर, एक होता है आइसो बाथ, लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल। सपोज करो यहाँ एक वाटर टेबल है, यहाँ एक वाटर टेबल है, सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इक्वल डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को, तो आपकी आइसो बात कहलाती है। अलग अलग वाटर टेबल की अलग अलग डेप्थ, सपोज करो ये 5 मीटर हाइट वाटर टेबल है, यहाँ 5 मीटर हाइट पर है, तो ये आपकी आइसो बात कहलाएगी। ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करने का, जैसे आप हो ना, आप ग्राउंड सरफेस हो, आप नीचे इसमें देखोगे कि ग्राउंड वाटर आपका है या नहीं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, वो भी टेक्निक के नाम पूछ ली जाती हैं, टेस्ट ड्रिलिंग, जियोफिजिकल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव काफी फेमस है कि हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूज कैसे करते हैं, ग्राउंड वाटर को करने के लिए, देखने के लिए। गामा रे यूज करी जाती है आजकल, इंफ्रारेड रे। तो गामा रे पूछा जाता है कि कौन से वेल के लिए यूज करी जाती है, दोनों वेल के लिए, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक केस और अनकेस दोनों के लिए यूज करी जाती है, गामा रे, ठीक है। एक पूछा जाता है कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्या होता है, तो जो भी आपके साल्ट वगैरह या फिर आपके जो आपके फार्मर जो होते हैं इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड। ये न्यूट्रिएंट पेस्टिसाइड का जो मेन एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, वही आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन करता है। सबसे ज्यादा कंटामिनेशन आजकल इससे हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड से आपका ग्राउंड वाटर लीचिंग ऑफ दिस कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। एक पूछा था कंजक्टिव यूज ऑफ द वाटर क्या होता है। कंजक्टिव यूज आप इरिगेशन में पढ़ोगे, अगर आप सरफेस और ग्राउंड वाटर, हमने पढ़ा था ना सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, ऐसे ये सरफेस है, इसके ऊपर का वाटर सरफेस वाटर है, इसका फिर सब सरफेस है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के यूज की टेक्निक को हम कंजक्टिव यूज बोलते हैं, आजकल वो यूज होता है, ठीक है। तो तीनों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी पिछली कक्षाओं में आ रखे हैं, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।